गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज 12th स्टैंडर्ड डायरेक्टिंग चैप्टर। डायरेक्टिंग चैप्टर में सबसे पहले डायरेक्टिंग की डेफिनेशन। डायरेक्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग, लीडिंग पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। फिर उसके बाद उसके फीचर्स, पहला था डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, सेकंड है डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, थर्ड है डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। 5 इसके इंपॉर्टेंस, 3 I, 1 G और 1 S। पहला है डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन, डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉइज एफर्ट, डायरेक्टिंग हेल्प्स टू, डायरेक्टिंग फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंज, डायरेक्टिंग गाइड एम्प्लॉय, डायरेक्टिंग फैसिलिटेट्स नहीं, डायरेक्टिंग हेल्प्स टू ब्रिंग स्टेबिलिटी। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ा? इसके बाद 4 इसके एलिमेंट, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। सुपरविजन में सिर्फ डेफिनेशन, सीइंग फ्रॉम अबव बाय अ सुपीरियर। मोटिवेशन, पहले उसके 3 फैक्टर, मोटिव, मोटिवेशन, मोटिवेटर। मोटिव, इनर फीलिंग ऑफ डिप्रिवेशन, मोटिवेशन प्रोसेस, मोटिवेटर वो सब्सटेंशियल एलिमेंट जो आपके मोटिव को पूरा कर देगा। ठीक है, मतलब वो टेंजिबल या इंटेंजिबल चीज़। एग्जाम्पल से समझे थे, मेरे को गाड़ी की ज़रूरत है, ये क्या है? मोटिव। मोटिवेटर पल्सर, पापा का ये कहना कि तू मार्क्स लाएगा तो मिल जाएगी, क्या है? मोटिवेशन का प्रोसेस। मोटिवेशन के 4 कैरेक्टर्स, इट इज़ एन इंटरनल फीलिंग, इट इज़ बोथ। अब ये इसका बहुत ईजी वाला था, आई कैन प्ले गेम। सबसे पहला, इट इज़ एन इंटरनल फीलिंग। मोटिवेशन कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। और लास्ट, मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। फिर आया मोटिवेशन का प्रोसेस अंडर डम स्ट्रेंथ 6 रेड्स। हमें को तो ऐसे ही याद है यार। पहला वाला क्या है? अनसेटिस्फाइड नीड। अनसेटिस्फाइड नीड क्रिएट करेगी टेंशन, टेंशन से उठेगी ड्राइव, ड्राइव से होगा सर्च बिहेवियर, फिर नीड होगी हमारी सेटिस्फाई और उससे रिड्यूस होगा हमारा टेंशन। फिर आता है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। सबसे पहली नीड, देख के ही पढ़ना प्लीज, बिना देखे नहीं पढ़ना। बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, एफिलिएशन एंड बिलोंगिंगनेस नीड, फिर एस्टीम नीड और लास्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ठीक है, अब इसके कुछ अजम्पशंस थे। अजम्पशंस यार अपन ने ऐसे याद नहीं करे। इसकी हेडिंग डल रही है क्या? अजम्पशंस की हेडिंग नहीं डल रही ना? कितने हैं? 4 है टोटल। पहला, पीपल का बिहेवियर उनकी नीड के अकॉर्डिंगली होता है। आप उनकी नीड को चेंज करो, उनका बिहेवियर, आप उनकी नीड को सेटिस्फाई करो, उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। ये नीड्स एक हायरार्किकल ऑर्डर में ही होती है। बेसिक वाली नीड सबसे पहले पूरी करी जाएगी, फिर वो एक बार जो नीड सेटिस्फाई हो गई वो उसको आगे और लॉन्गर मोटिवेट नहीं कर सकती। एक बंदा अपर नीड पे तभी जंप करेगा जब उसकी लोअर वाली नीड क्या हो जाएगी? फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, ऐसे हिंदी में तो याद है मेरे को, इंग्लिश में कर लेते हैं। पीपल्स बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर नीड। पहला पॉइंट, पीपल्स बिहेवियर बेस्ड ऑन देयर नीड्स। नीड्स आर इन हायरार्किकल ऑर्डर। सेटिस्फाइड नीड कैन नो लॉन्गर मोटिवेट। Person moves to the next higher level on the hierarchy only when the lower need is satisfied. तो पहला, people's behavior is based on their need. Second, these needs are in hierarchical order. Once the need is satisfied, they no longer motivate. People can move to the higher level need only when the lower level need is satisfied. ठीक है, 4 पॉइंट हो गए। इसके बाद हम मोटिवेशन के इंसेंटिव्स। क्या इतने मासूम तुम लोग खड़े हो सारे, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। बाकी सारे बैठ जाओ, ये दोनों खड़े रहेंगे। दीवार का सहारा लेना बंद कर दो, सीधे खड़े रहो। जगह नहीं है, उड़ जाओ खंबे के उस साइड चल जाओ। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में मैंने एक बात बताई थी आपको, बच्चे अक्सर ये समझ लेते हैं
कि दो इंसेंटिव्स है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल जिसमें पैसा मिलेगा, नॉन फाइनेंशियल जिसमें पैसा नहीं मिलेगा। मिलेगा वर्ड इज रॉन्ग, हम यूँ कहेंगे फाइनेंशियल जिसमें पैसा लगेगा, नॉन फाइनेंशियल जिसमें पैसा नहीं लगेगा। हम ये चीज़ें समझ रहे हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ऑर्गेनाइजेशन का पैसा लगने वाला है तो इट इज़ फाइनेंशियल, और अगर ऑर्गेनाइजेशन का पैसा नहीं लगने वाला है, मतलब पैसा नहीं लगने वाला है मीन्स ऐसा नहीं होता जैसे गिविंग एन अवार्ड, तो पैसा तो लगेगा ना, अवार्ड की ट्रॉफी तो आएगी, पूरा सेटअप तो करना पड़ेगा, सबको बुलाना पड़ेगा, खाना खिलाना पड़ेगा, तो पैसा तो लगता है सर। जिस चीज़ से वो मोटिवेट होता है उस चीज़ के लिए पैसा नहीं लगता। दूसरे अरेंजमेंट में छोटा मोटा पैसा लगे पार्टी वार्टी करने में, वो अलग बात है, लेकिन इट इज़ कॉल्ड नॉन फाइनेंशियल, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का सब्सटेंशियल पैसा, डायरेक्टली पैसा फ्लो नहीं होगा आपके बेनिफिट के लिए, वो क्या है? नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल का ना न्यूमोनिक बहुत सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका है 4PRCB, न्यूमोनिक है इसका 4PRCB, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। पहला पे एंड अलाउंस बात कर चुके, जो डायरेक्ट पैसा आपको मिलता है वो। देन प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव, नाना जी की कहानी सुनाई थी कि वर्कर्स का इंसेंटिव उनके प्रोडक्शन से क्या कर दिया जाता है? लिंक कर दिया जाता है, जितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे उतना ही पैसा दिया जाएगा। बोनस ओवर एंड अबव योर पे, आपका जो पे स्केल है उसके ऊपर एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है। प्रॉफिट शेयरिंग, यहाँ से शायद पढ़ना है अपन को, प्रॉफिट शेयरिंग, ये आप लोगों ने ना 11th क्लास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स में पढ़ा है। मैनेजर्स कमीशन का एक टॉपिक आता था, याद है आपको? कि भाई टॉपिक में करते क्या थे ये याद नहीं होगा, चलेगा, टॉपिक था ये याद है क्या? देखो याद है पक्का, बता क्या करते थे उसमें? जोर से बोल, वॉल्यूम अप कर। मैनेजर का कमीशन जाता था बिफोर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग भी होता था कुछ। अभी इतनी टेक्निकल में नहीं जाएंगे, लोग डर जाएंगे। कृष्णा, मैनेजर्स कमीशन क्या था? टॉपिक याद है तेरे को कुछ? क्यों पे करते थे? यार जिसको याद हो हैंड रेज करके बता दो यार। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पढ़े हैं तो याद है, कहीं और पढ़े हैं तो नहीं याद। सारे तुम एक जैसे ही हो, जो यहाँ पढ़ा है उसको भी याद नहीं है, जो कहीं और पढ़ गया है उसको भी याद नहीं है। तो जिन अच्छे बच्चों को याद है वो हैंड रेज कर लो प्लीज़। मैनेजर्स कमीशन क्या होता है? बस इतना सा। मैनेजर कमीशन क्या होता है? मैनेजर कमीशन पढ़े तू, बोल पीछे वाला। हाँ, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। वेरी गुड, बैठे बेटा, ताली बजा दो चोरे के लिए। और कुछ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है? और कुछ? चलो यार टाइम वेस्ट नहीं करते तुम लोग, बोलते बेटे जल्दी से। अरे इसके सिंपल सिंपल आप सबको पता होगा भाई। ओ तू बात करेगा तेरे को खड़ा कर दूँगा, इनको बिठा दूँगा। हाँ तू लाड़के तो सीधी बात पे आते हैं। मैनेजर्स कमीशन वहाँ पे एक टॉपिक था जो सबसे एंड में कैलकुलेट होता था, जिसमें हम क्या करते थे? पहले सारे खर्चे माइनस करने के बाद प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे, और उस प्रॉफिट का सर्टेन परसेंटेज उसको क्या देते थे? कमीशन देते थे। याद आया क्या? टॉपिक भी लिखा हुआ था, मैनेजर्स कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो वो डिफिकल्ट पड़ता था, उस मैटर पे नहीं जाते, लेकिन हाँ वहाँ हमने ये एडजस्टमेंट पढ़ा था कि मैनेजर को हम कमीशन का लालच देते हैं कि जितना भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा उसका सर्टेन परसेंटेज आपको क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। इट इज़ अ प्रॉफिट शेयरिंग, कि यार मैं मालिकाना अधिकार तो नहीं दूंगा। अगला देखो प्रॉफिट शेयरिंग के बाद को पार्टनरशिप एंड स्टॉक ऑप्शन, दोनों में फ़र्क समझते हैं। एक आज के ज़माने में इन्फोसिस का हर एम्प्लॉय करोड़पति है, जो भी इन्फोसिस के साथ शुरू से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब इन्फोसिस बनी थी, जब उसका स्केल बहुत कम था, तो उन्होंने अपने सारे एम्प्लॉयज़ को क्या दे दिए? शेयर्स बांट दी, जिसको बोलते हैं ईसॉप। सुना है आपने नाम? ईसॉप वर्ड सुना है?
एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। स्टॉक मतलब शेयर्स, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉयज को क्या करते हैं, टारगेट दे देते हैं और एक टाइम पीरियड दे देते हैं कि अगर आप 100 एंड 100 टारगेट इतने टाइम पीरियड में पूरा कर देते हो तो हम आपको अपनी कंपनी के शेयर्स दे देंगे। और किस तरीके से देंगे कि अगर ये शेयर मार्केट में 500 रुपये का है तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप इस शेयर को 100 रुपये में हमसे खरीद सकते हो, बहुत कम में। कंपनी की मर्जी है 100 रुपये में ले, 50 रुपये ले या फ्री में ही दे दे, पर कंपनी का ये मोटिवेट करने का एक तरीका होता है, एक लॉलीपॉप होता है कि भाई ये टारगेट पूरा कर दो, हम आपको शेयर्स देंगे। तो इन्फोसिस ने ऐसा किया उस ज़माने में, बड़े वर्षों पहले, 20-25 साल पहले एम्प्लॉयज़ को टारगेट दिया, जिन्होंने टारगेट पूरा कर लिया। अब टारगेट ज़रूरी नहीं है कि सेल्स का ही टारगेट हो, कंटिन्यूएशन का भी टारगेट होता है कि जो कोई भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 10 साल कंप्लीट कर लेगा उसको हम इतने शेयर्स फ्री में देंगे या सस्ते में देंगे। तो उन्होंने अपने शेयर्स दे दिए सबको। जिस टाइम पे दिए शेयर्स की कीमत बहुत कम थी और आज वही शेयर्स की कीमत हज़ारों लाखों रुपए में है, तो एक एक एम्प्लॉय के पास करोड़ों रुपए के कंपनी के क्या है, शेयर्स हैं। तो यार यहाँ पे को पार्टनरशिप में स्टॉक ऑप्शन में तो हम क्या दे देते हैं, शेयर्स ही दे देते हैं। अब आप क्या बन गए, मालिक ही बन गए। तो जो प्रॉफिट होगा उसका जब डिविडेंड बनेगा तब आपको भी मिलेगा। और प्रॉफिट शेयरिंग में कोई मालिकाना अधिकार नहीं देते, कमीशन की तरह आपको सिर्फ एक इंसेंटिव दे देते हैं कि जितना भी प्रॉफिट होगा उसका इतना % आपको दे दिया जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग जो हम उस मैनेजर को दे देते हैं। मैनेजर साले तू रहेगा तो मैनेजर ही, लेकिन हम चाहते हैं कि तू लगन से काम करे, अच्छे से मैनेज करे, अपना समझ के काम करे, डिसीजन ऐसे ले जिससे ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो जितना फ़ायदा होगा उसका तुझे सर्टेन % क्या मिल जाएगी, शेयरिंग मिल जाएगी। दोनों में फ़र्क समझ में आया। प्रॉफिट शेयरिंग में सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। को पार्टनरशिप अभी आपने उसमें पढ़ा होगा पार्टनरशिप में कि मैनेजर को पार्टनर बना दिया जाता है। आगे क्या वो क्वेश्चन आप लोगों के नहीं, आई डोंट नो अब सिलेबस में है कि नहीं, पर होता है एडमिशन ऑफ पार्टनर में कि जो बंदा आपका पहले मैनेजर था उसको अब क्या बना लेते हैं, पार्टनर बना लेते हैं, उससे थोड़ा कमीशन, उससे थोड़ा कैपिटल मंगा लेते हैं। तो को पार्टनरशिप में हमने उसको पार्टनर बना लिया, स्टॉक ऑप्शन में हमने उसको शेयर्स दे दिए। दो अलग अलग तरीके की एंटिटी है, काम दोनों सेम करती है। पार्टनरशिप फॉर्म है तो शेयर्स तो दे नहीं सकती, पार्टनरशिप ऑफर कर देती है। कंपनी है तो वो पार्टनरशिप ऑफर कर नहीं सकती, तो वो क्या दे देती है, शेयर्स दे देती है। शेयर्स देने से डबल काम होता है। एक, अगर मैंने किसी को 10% का शेयर दे दिया तो ऑब्वियसली वो मेरे प्रॉफिट में 10% का तो हिस्सेदार बन ही गया ना। अगर 90% मुझे मिलेगा तो 10% उसको भी मिलेगा, तो ये वाला पर्पस तो पूरा हुआ ही हुआ। प्लस एक सेंस ऑफ ओनरशिप भी तो आई। अब उसकी वो बिलोंगिंगनेस वाली नीड भी तो पूरी हो जाएगी कि यार अब मैं भी क्या हूँ, इस ऑर्गेनाइजेशन का मालिक हूँ, और अच्छे से काम करेगा, अपना समझ के काम करेगा। ठीक है, मालिकाना अधिकार भी आ गया, मतलब डिसीजन मेकिंग पावर भी आ गई कहीं ना कहीं, और प्रॉफिट में हिस्सा भी मिल गया उसको। प्रॉफिट शेयरिंग इज मेंट टू प्रोवाइड अ शेयर टू एम्प्लॉय इन द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सी डेफिनेशन। तुम भी ऐसा कुछ काम करो जो तालियां बजे। प्लीज़ बैठ जाओ बेटा। Next, under these incentive schemes, employees are offered company shares at a set price. अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो इसके दो प्राइस होते हैं, एक होता है स्पॉट प्राइस, एक होता है एक्सरसाइज प्राइस। स्पॉट प्राइस मतलब मार्केट में अभी शेयर कितने का है, तो मैं कहूँ कि अभी इन्फोसिस का एक शेयर है 500 रुपये का। इन्फोसिस वालों ने ऑफर दिया कि आप अगर 100 एंड 100 टारगेट क्राइटेरिया मेट आउट कर जाते हो तो आपका हमारा शेयर कितने में मिलेगा, 100 रुपये में मिलेगा। तो अब 100 रुपये भी देने पड़ेंगे ना शेयर्स खरीदने के लिए, तो उतने पैसे आपके पास होने चाहिए, और वो भी ऑप्शन है। अब मान लो कोई ऐसी 100 कंपनी ऑप्शन दे आपको, आप कह रहे हो मैं तो पहले ही परेशान हूँ इस कंपनी के बारे, मुझे तो सब अंदर की बातें पता है, कंपनी तो डूबने ही वाली है, तो मैं 100 रुपये भी क्यों लगाऊँ। तो इसके लिए बोलते हैं स्टॉक ऑप्शन, कि ऑप्शन देते हैं चाहो तो कितने में खरीद लो, सेट प्राइस 100 रुपीज़ में खरीद लो, विच इज़ लोअर देन द मार्केट प्राइस। द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ ओनरशिप। शेयर अलॉट करने से क्या हो जाएगा भाई, ओनरशिप की फीलिंग हो जाएगी, एंड मेक्स देम टू कंट्रीब्यूट टू फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगला है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स
आप अगर आगे पढ़ो 12th के बाद तो ग्रेजुएशन में जाओगे तो सेकेंड ईयर में आएगा, और प्रोफेशनल में जाओगे तो सेकेंड स्टेज में आएगा। इनकम टैक्स पड़ता है अपन उसमें। इनकम टैक्स में किसी भी पर्सन की इनकम कैलकुलेट करनी होती है। तो अगर कोई कहीं पे जॉब कर रहा है, उसको सामने से सैलरी मिल रही है, तो उस सैलरी में इनकम टैक्स का बहुत सिंपल सा रूल है कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई वाला रिलेशनशिप मेंटेन हो गया, आपने वहाँ पे एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया कि ये आपका एम्प्लॉय और ये आपका एम्प्लॉयर है, तो एम्प्लॉयर से मिलने वाली सारी चीज़ें क्या मानी जाएगी? सैलरी। मतलब आपको जो 20,000 रुपये की तनख्वाह मिल रही है वो तो है ही सही, लेकिन दिवाली पे एम्प्लॉयर ने आपको गिफ्ट दे दिया ना, तो वो भी आपके लिए क्या है? सैलरी। एम्प्लॉयर ने आपको लैपटॉप यूज़ करने के लिए दे दिया, वो भी क्या है आपके लिए? सैलरी। उसने आपका मोबाइल का रिचार्ज करा दिया, वो भी सैलरी। इवन हम लोग उसमें, आप लोगों ने कभी सुना हो कि बच्चों की स्कूल की फीस कंपनी पे कर रही है, तो वो भी एम्प्लॉय के लिए सैलरी। बिजली पानी का बिल भी कंपनी पे कर रही है, वो भी क्या मानी जाएगी? सैलरी। बंगला एम्प्लॉयर की तरफ से मिला है, वो भी सैलरी। गाड़ी एम्प्लॉयर की तरफ से मिली है, वो भी सैलरी। इवन बहुत सारे बेनिफिट आपको रिटायरमेंट के बाद मिलते हैं। वन बाय वन गिनाता हूँ, केस स्टडी में आए तो ध्यान रखना। एक होता है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड जिसको आप पीएफ के नाम से जानते हो। प्रोविडेंट फंड में जब कोई पर्सन रिटायर होता है तो इकट्ठा लमसम पैसा उसको प्रोविडेंट फंड की तरफ से दे दिया जाता है। अब ये एस्पेक्ट अपने आप में 15 मिनट समझाने लायक है, लेकिन बहुत सिंपल से उसमें समझा देता हूँ। मेरे को पता है कि कृष्णा मेरे यहाँ जॉब कर रहा है, इसकी रिटायरमेंट की एज है 60, तो 60 ईयर्स बाद ये रिटायर होगा। तो रिटायरमेंट के बाद अब इसके हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे, वो एनर्जी नहीं बचेगी जितनी अभी है, लेकिन जिंदा तो रहेगा ना। अब बेचारा कैसे टुकड़ों टुकड़ों में जिएगा, तो इसके रिटायरमेंट का मेरे को ख्याल रखना है। तो मैंने कृष्णा से कहा, कृष्णा एक काम करते हैं, तेरी सैलरी अगर अभी 50,000 रुपये महीना है तो 5,000 रुपये तेरी सैलरी में से मैं डिडक्ट करूँगा, तेरे को 45,000 ही दूंगा, और जितना मैंने तेरी सैलरी में से डिडक्ट किया ना, घबरा मत, उतना पैसा मैं मेरी जेब से भी मिलाऊंगा। कितने हो गए? 10,000 रुपये हो गए। अब ये 10,000 रुपये मैं तेरे नाम से किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में जमा करा दूंगा। हर महीने 10,000 रुपये जमा होते जाएंगे, और वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी, क्योंकि उसके पास साल भर के 1,20,000 रुपये आ जाएंगे तेरे नाम से, अब वो 1,20,000 रुपये में तुझे क्या देगी? ब्याज देगी। ऐसे धीरे धीरे करके तो आज 25 साल की उम्र में जॉब पे लगा है, 60 पे क्या होगा? रिटायर होगा। तो 35 साल में तेरे पास 1-2 करोड़ रुपए हो जाएंगे। बढ़िया, आराम से रिटायरमेंट जीना, कोई प्रॉपर्टी खरीदना, किराए पे चढ़ाना, किराया आता रहेगा तेरा। तो ये तो वो प्रोविडेंट फंड। अगला होता है ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी मतलब ग्रेटिट्यूड, बड़प्पन। कोई मेरे यहाँ 25 साल काम करे और उसके बाद काम छोड़ के जा रहा हो, तो बड़प्पन के रूप में मैं भी उसको कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ, और पैसों से बढ़िया कोई गिफ्ट नहीं है। तो मैंने वो कहा है कि यार इसको कुछ तो गिफ्ट देंगे, और छोटा मोटा तो देंगे नहीं यार, इतने टाइम काम करके जो है इतनी बड़ी पोस्ट से रिटायर हो रहा है। तो भाई हमने क्या करा, इसके लिए अभी से पैसा सेव करना चालू कर दिया कि जब ये रिटायर होगा तो 2,000 रुपये और सेव करने लग गए। जब रिटायर होगा 35 साल बाद इसको 25 लाख रुपए और देंगे, क्या बोलेंगे उसको? ग्रेच्युटी। फिर अगला होता है पेंशन। पेंशन में भी केस प्रोविडेंट फंड की तरह ही होता है। आपकी सैलरी में से कुछ डिडक्ट होता है, एम्प्लॉयर कुछ मिलाता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जमा कराता है। प्रोविडेंट फंड और पेंशन में फ़र्क क्या है? प्रोविडेंट फंड रिटायर होगा एक साथ पैसा मिलेगा 1 करोड़, पेंशन एक साथ नहीं मिलेगा। पेंशन तो समझते ही हो ना क्या है? रिटायरमेंट के बाद चालू हो जाएगी आपकी पेंशन, पर मर्जी है, आप चाहो तो उसको भी इकट्ठा ले सकते हो, क्योंकि हम कब तक जियो क्या पता, आप तो एक साथ दे दो अभी के अभी सारी के साथ। नेक्स्ट होती है लीव एनकैशमेंट। लीव एनकैशमेंट मतलब, लीव मतलब पेड लीव, लीव मतलब छुट्टी, एनकैशमेंट मतलब छुट्टी को कैश करवाना। सर छुट्टी को कैश कैसे करवाते हैं? हमारे यहाँ पे भी रूल है, महीने की 1 छुट्टी अलाउड है। अब जब मैंने महीने की 1 छुट्टी अलाउ कर दी ना, तो क्यों करी? क्योंकि सर सबके कुछ ना कुछ पर्सनल काम होता है, कोई एक दिन महीने में कोई काम वाम हो, तबीयत खराब हो जाए, उसने छुट्टी दे दो, अब उसके भी पैसे काटोगे क्या? तो 1 दिन की अलाउड लीव लो, मतलब आप 1 दिन छुट्टी करोगे तो भी पूरे महीने का पैसा मिलेगा। तो हमने पता है क्या नोटिस किया कि अब किसी को काम हो कि ना हो, वो 1 दिन छुट्टी करता ही करता है, क्योंकि उसको पता है कि छुट्टी है, पैसे तो मिलेंगे, जाओ तो भी मिलेंगे, नहीं जाओ तो भी मिलेंगे, तो जाओ ही क्यों, नहीं जाने में पैसे मिल रहे हैं। तो अब इस चीज़ को एक तो एम्प्लॉयर ने ख्याल रखा
ग्रेटिट्यूड के चक्कर में बोला कि यार चल एक दिन के पैसे नहीं काटेंगे, तुमने तो उंगली पकड़ाई, हाथ पकड़ लिया तुम तो ज़बरदस्त छुट्टी करने लग गए। तो फिर अगला रूल, छुट्टी है, अलाउड है, लेकिन अगर तुम उस दिन भी काम पे आ गए तो एक दिन के पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे, समझे? मतलब साल के 12 दिन में अगर तुमने एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली तो साल भर बाद 12 दिन के पैसे आपको क्या मिलेंगे? एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब गवर्नमेंट में ये एक साल में 1 महीने की छुट्टी अलाउड होती है कि आप 12 महीने में से 11 महीने काम करने आओ, 1 महीने नहीं भी आओगे तो पैसे पूरे मिलेंगे, और अगर वो 12 महीने में भी आप आ गए तो 1 महीने के पैसे और मिलेंगे, 13 महीने के पैसे मिलेंगे। और अब मैंने मेरे एम्प्लॉयर से कहा कि सर अब आप कह रहे हो कि बीमार हो जाए तो 1 दिन की छुट्टी, तो क्या 1 दिन के लिए बीमार होऊंगा क्या? जब नहीं हो रहा हूँ तब नहीं ले रहा हूँ छुट्टी, और जब हो रहा हूँ तो 2-3 दिन लगेंगे ठीक होने में। तो अब ये जो छुट्टियाँ हैं ये एक्यूमुलेट होती जाती हैं, मतलब लैप्स नहीं होती, पैसा हाथों हाथ नहीं मिलता, एम्प्लॉयर की मर्ज़ी है, एक्यूमुलेट करते हैं। तो अगर मुझे साल भर में 1 महीने की छुट्टी अलाउड है, मैंने 10 साल नौकरी करी तो 10 महीने की छुट्टी अलाउड है। अब 35 साल नौकरी करी तो 35 महीने की छुट्टी अलाउड है। 35 महीने में से छोटा मोटा एक दो करके 5 महीने की छुट्टी इसने ले भी ली तो 30 महीने के पैसे जब ये रिटायर होगा तो इकट्ठे एक साथ मिलेंगे। तो ये भी क्या है, रिटायरमेंट के टाइम पे आपको जितनी भी तरीके से पैसा मिल रहा है, इट इज़ कॉल्ड रिटायरमेंट बेनिफिट। तो ये रहा several retirement benefits such as provident fund, pension, gratuity provide financial security to employees after their retirement। तो कौन सी वाली सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड इससे पूरी होती है। हमें ये प्रॉब्लम है ना यार, हमारे ये इनसिक्योरिटी है सर, जब तक काम कर रहे हैं तब तक तो है, जब काम करना बंद कर देंगे उसके बाद क्या? तो सर हम आपका क्या चालू कर रहे हैं? प्रोविडेंट फंड स्टार्ट कर रहे हैं, पेंशन स्टार्ट कर रहे हैं, ग्रेचुटी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला है परक्यूजिट्स। परक्यूजिट्स का एक एग्जाम्पल लास्ट ले लें अपन कि एक तो होता है हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, एक होता है रेंट फ्री अकोमोडेशन। हाउस रेंट अलाउंस और रेंट फ्री अकोमोडेशन, मान लो मेरी जॉब लगी मुंबई में, तो मैं इंटरव्यू देने गया, तभी मैंने कह दिया कि सर मैं कोटा का नहीं हूँ, सॉरी मैं मुंबई का नहीं हूँ, मैं तो कोटा का हूँ, मैं यहाँ आऊँगा तो किराए का घर लगेगा। तो आप जो कह रहे हो 10 लाख रुपए महीना, उसमें मेरा गुजारा नहीं होगा, मेरे को 1 लाख रुपए और चाहिए ताकि मैं बढ़िया सा 4 BHK एक क्या बोलते हैं उसको, पेंट हाउस ले सकूँ किराए पे। क्या ठीक है, आपको 10 लाख रुपए महीना तो आपकी मेहनत रोजगारी का देंगे ही देंगे, 1 लाख रुपए महीना और देंगे घर का किराया बियर करने का। तो वो जो 1 लाख रुपए महीना दे रहे हैं वो है हाउस रेंट अलाउंस, वो सबसे पहला वाला, जिसमें आपको क्या मिल रहा है? पैसे। अब मैंने 1 लाख रुपए ले तो लिया और मैं रहने कहाँ चला गया? मेरे दोस्तों के साथ शेयरिंग में एक फ्लैट में 1 BK में, वहाँ मेरे को किराया कितना आ रहा है? 3000 रुपये पर हेड, ठीक है। तो ये मेरी मर्जी, मेरे को पैसे मिल रहे हैं। तो एक तो था अलाउंस, अगला था उनको पता पड़ गया अबे चिंदी चोर साले लाख रुपए लेके 3000 वाले घर पे रह रहा है तू, तो उन्होंने 25,000 रुपये का फ्लैट किराए पे लेके मुझको दे दिया। अब तेरे को लाख रुपए नहीं देंगे, तेरे को पूरा 3 BHK का फ्लैट हम दे रहे हैं, तू तो हमारी तरफ से फ्लैट में चल जा। तो मीन्स अब पैसे नहीं दिए, अब डायरेक्टली क्या दे दी? फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी। तो जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उसको बोलते हैं अपन परक्यूजिट्स। मीन्स उस फैसिलिटी का नाम है रेंट फ्री अकोमोडेशन, कि डायरेक्टली आपको फ्री का अकोमोडेशन दे दिया। इन मैनी कंपनीज परक्यूजिट्स एंड फ्रिंज बेनिफिट्स are offered such as car allowance, housing, medical aid and education to the children etc. over and above the salary। allowance हटा दो, कार लिख दो बस। हेलो, नहीं अब बनेंगे 4P RCB, 4P पहला पे एंड अलाउंस, दूसरा
प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव, ये बार बार बोलना पड़ेगा अपन को। कौन सा है दूसरा? प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव, प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव, प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव। तीसरा P प्रॉफिट शेयरिंग, चौथा P परक्यूजिट्स। पहला पे एंड अलाउंस, प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव, प्रॉफिट शेयरिंग और परक्यूजिट्स। 4P हो गया। RCB, R फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, C को पार्टनरशिप एंड स्टॉक ऑप्शन और B बोनस। हो गया। अगला प्रश्न, all the needs of individual are not satisfied by money alone। सब पैसा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। Psychological, social and emotional factors also play important role in providing motivation. Non-financial incentive mainly focus on these needs। तो क्वेश्चन अगर अराइज हो कि नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव किस पे फोकस करता है? साइकोलॉजिकल, सोशल एंड इमोशनल फैक्टर्स पे। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट का काम आया, अच्छा खासा काम था, तुम लोग तो घर के हो, बता भी देता हूँ। मतलब महीने के 65,000 रुपये मिलने वाले थे। ठीक है, अब वहाँ मुझे क्या करना था? 2 घंटे मुझे जाना था और 2 स्टाफ को अपॉइंट करना था। ठीक है, विशाखा दीदी को जानते हो आप लोग, टेस्ट लेके आप, मैंने विशाखा दीदी को वहाँ अपॉइंट कर दिया। अब विशाखा दीदी वहाँ जाने लगे तो वहाँ का जो ऑफिस का एनवायरनमेंट था ना, वो बहुत ख़राब था। मतलब वो एक कॉन्ट्रैक्टर का ऑफिस था, वहाँ पे लेबर्स आके उस कॉन्ट्रैक्टर से बुरी तरह झगड़ती थी और वो कॉन्ट्रैक्टर सबको बहुत डांटता था, भयंकर तरीके से, बहुत जोर जोर से चिल्लाता था सबके। अब विशाखा मैम को ये बात समझ में नहीं आई, तो वो देख रही थी कि आज इसका नंबर है, अब इसका नंबर है, अब इसका नंबर है। अब उनको ये डर कि किसी ना किसी दिन मेरा भी नंबर आएगा ही आएगा। अब उन्होंने मेरे को 15 दिन बाद साफ मना कर दिया कि सर मैं तो नहीं जाऊँगा उसको। मैंने कहा देख, मैं तेरी सैलरी डबल कर देता हूँ, मैं तो नहीं जाऊँगा। बहुत ख़राब लोग हैं सर, बहुत गलत है, मैं तो नहीं जाऊँगा। मैं क्या फिर क्या करेंगे? आप तो मेरे को BCC में बुला लो खुले। मैं कहा BCC में तेरे को 2,500 रुपये महीना मिलता है, पागल है क्या? वहाँ 15,000 रुपये दिलाऊंगा। ऑल नीड्स ऑफ इंडिविजुअल आर नॉट सेटिस्फाइड बाय मनी अलोन। उसको 15,000 भी पसंद नहीं है क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट ही अच्छा नहीं, समझे? तो आप सिर्फ और सिर्फ पैसों से लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकते, आपको उनके साथ उसकी दूसरी नीड्स को भी पूरा करना पड़ेगा। तो सबसे पहला आता है एस्टीम नीड को पूरा करने वाला स्टेटस। आप उनका क्या बढ़ाओ? स्टेटस बढ़ाओ। ठीक है सर, स्टेटस कैसे बढ़ता है? कुछ भी नहीं करना, वो सारे आर्टिकल्स की बेंच के आगे एक 50 रुपये की तख्ती लगा देनी है, सीनियर आर्टिकल। सब आर्टिकल में जैसे ही वो 2 दिन पहले आया हुआ सीनियर आर्टिकल बनता है, उसको सुनो मैं क्या हूँ, सीनियर आर्टिकल है ना। अब या फिर चलो तख्ती बहुत छोटी होगी, आर्टिकल और सीनियर आर्टिकल में क्या दे दो? वो क्यूबिकल्स देखे आप लोगों ने? अक्सर किसी न किसी शो में या मूवीज़ में दिखाते हैं, जब बड़े से हॉल में लोग बैठे रहते हैं अपना कोना पकड़ के। हाँ, क्यूबिकल्स समझते हो ना? क्यूबिकल्स है, कोई गाँव का नहीं समझता हो, दिखाऊंगा यहाँ पे। सब समझते हैं क्यूबिकल? नहीं। सार्थक तू ही बताई तो गाली कैसे ना दूंगा, ये क्यूबिकल नहीं समझ। तुम्हें ये एक्स की स्टोरी नहीं बताई मैंने? क्या है यार, एक्स का काम नहीं पड़ा अभी तक, आज पढ़ा है। तुम लोग आज तक तुम्हें या तुमने कभी किसी के मुंह से कोई सी भी बहुत ही खराब वाली गाली सुनी हो, वो इमेजिन कर लो वही है ना?
देख भाई सार्थक, काम भी हो गया, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। क्यूबिकल समझते हो ना, सारे लोग एक साथ बैठ के अपना कोना कोना पकड़ के काम करते हैं। तो भाई मोटिवेट करना है, स्टेटस दिखाना है, तो क्या दे दो, एक तो कैबिन दे दो। जिसको कैबिन दोगे ना, साला वो अगर 8 घंटे की ड्यूटी कर रहा होगा तो 12 घंटे बैठ के काम करता ही रहेगा एक कैबिन के भरोसे। वैसे ही तुम्हारा कैबिन खाली पड़ा था, जगह थी तुम्हारे पास, कैबिन दे दो उसको लगा मेरा स्टेटस क्या हो गया, बढ़ गया है। ठीक है, तो स्टेटस इन एन ऑर्गेनाइजेशन कंटेक्स्ट, स्टेटस मीन्स रैंकिंग ऑफ पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। बस ये 3-4 वर्ड। स्टेटस मतलब रैंकिंग ऑफ पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। साइकोलॉजिकल, सोशल एंड एस्टीम नीड्स ऑफ इंडिविजुअल आर सेटिस्फाइड बाय स्टेटस गिवन टू देयर जॉब। ठीक है, जैसे यार मैं सारे राज तो नहीं बता सकता तुमको। मैंने शुभ को रखा, बस रखा। ठीक है, किसी भी काम के लिए, छोटे मोटे काम के लिए, तो चाय लानी हो तो ले आए, कॉफी लानी हो तो ले आए। तो अब मैं प्यून कहूँगा तो कितना बुरा लगेगा, है ना। अब प्यून किसको बताएगा कि मेरे को प्यून की जॉब लगी है, तो मैंने को पता है इसको क्या बोला, मैंने उसको बोला प्रोक्योरमेंट ऑफिसर, कि ये क्या है मेरा प्रोक्योरमेंट ऑफिसर, मतलब जो भी चीज़ें मुझे खरीदनी है उसका ऑफिसर। अब शुभ सबको बनाना है, मैं तो प्रोक्योरमेंट ऑफिसर हूँ, बाकी वो समझ नहीं पा रहा कि वो क्या है, लेकिन वो क्या है प्रोक्योरमेंट। तो आप उसको सिर्फ उसको रैंक दे दो, उसको आप बता दो कि भाई साहब एक रैंकिंग दे दो उसकी पोजीशन को, कि आपकी जो पोजीशन है ये सारी पोजीशंस में इस रैंक पर है, और धीरे धीरे रैंक बढ़ाते जाओ। जैसे मैं आपको बताऊँ, बहुत सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन उनके हजारों सोशल वर्कर को सिर्फ ये अकेले इंसेंटिव पे ही रखती हैं। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, वो पॉलिटिकल पार्टी अपने कार्यकर्ता को चवन्नी नहीं देती, फिर भी कार्यकर्ता दिन रात गधों की तरह लगे पड़े रहते हैं, उनके लिए प्रचार करते रहते हैं। सिर्फ किस लिए, ये स्टेटस के चक्कर में वो अपने कार्यकर्ताओं में अलग रैंकिंग बांट देते हैं कि तू इसका अध्यक्ष, तू इस मोर्चे का अध्यक्ष, तू ये, तू वो। तो उसको लगता है 10 जनों में मैं 11वां सबसे बड़ा हूँ, तो 10 जनों पर फुल कमांड चलाता है, फुल जी जान से काम करता है। और जितनी भी सोशल वर्कर्स की ऑर्गेनाइज होती है सब इस पर ही होती है। इवन हमारी मिलिट्री इस पर बेस्ड है, क्योंकि मिलिट्री में आपको जान की बाजी लगानी पड़ती है, प्लस जो मॉनेटरी बेनिफिट है ऑल्दो अच्छा खासा है, लेकिन जो त्याग वो देते हैं उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। तो आपने देखे ना, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर और ये वो, मेरे को ज़्यादा याद भी नहीं है, कमांडर, दुनिया भर के जिन्हें कितने स्टेटस उन्होंने दे रखे हैं, ताकि आपको हम हायरार्की में धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाए और आप उसी से क्या होते जाओ, मोटिवेट होते जाओ। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट मतलब वहाँ का व्यवहार कैसा है आप लोगों का, आपको वहाँ पे कितनी फ्रीडम मिलती है। जैसे अगर मैं यूँ कहूँ कि आपको ही एक तो आपकी जॉब लगी 50,000 रुपीज़ पर मंथ की BCC में, और एक आपकी जॉब लगी 40,000 पर मंथ की गूगल में, समझ लो। 50,000 की लगी कहाँ, BCC में, 40,000 की कहाँ लगी, तो तुम कहाँ जाओगे, क्या था ऑर्गेनाइजेशन क्लाइंट, वो गूगल, तुम BCC, कितना ज़मीन आसमान का फर्क है। तो यार आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखते हो, ये भी एक एम्प्लॉय के लिए क्या है, मोटिवेशन है आपके लिए जी जान लगा के काम करने के लिए। और इस एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, एक होती है इंडिविजुअल ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम, कि उसको डिसीजन लेने की कितनी फ्रीडम है, हर चीज़ पूछ के करनी पड़ती है, खुद के डिसीजंस वो ले सकता है। देन कंसिडरेशन टू एम्प्लॉई, के मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, वो सुना है आपने, हाँ। कंसिडरेशन टू एम्प्लॉय मतलब आप एम्प्लॉय को कितना कंसिडर करते हो, कितना उनसे पूछते हो। अभी अपन लीडरशिप में पढ़ेंगे कि 2 तरीके की लीडरशिप होती है, एक ऑटोक्रेटिक और एक डेमोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक में
फॉलोअर से कुछ नहीं पूछा जाता, सिर्फ थोपा जाता है। और डेमोक्रेटिक में हर डिसीजन उनसे पूछ के सलाह मशवरा करके रखा जाता है। तो कंसिडरेशन टू एम्प्लॉय, आप उनकी बात को कंसिडर करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है। देन रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। रिवॉर्ड ओरिएंटेशन मतलब जब कोई अच्छा सजेशन दे तो आप उसको रिवॉर्ड देते हो कि नहीं, किसी को अच्छे काम करने में आप इंकरेज करते हो कि नहीं। ये आपका क्या है, क्लाइमेट है, किसी का कोई पैसा नहीं आता। मीन्स किसी एक केस स्टडी में मैंने पढ़ा कि होटल में उन्होंने उसके स्टाफ से पूछा कि जब आप यहाँ पे 100 पे स्केल में, वही 40-50 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे आपको 40,000 की सैलरी मिलती है और आपको हमने सर्वे में उन्होंने ऑफर दिया कि हम आपको 50,000 रुपीज़ देते हैं, तो भी आपने मना कर दिया। ऐसा क्यों? तो मैक्सिमम ने ये आंसर किया कि सर जब हम हमारे सीनियर से मिलते हैं ना तो वो हमें इतने अच्छे से ग्रीट करते हैं कि लगता ही नहीं है कि हम उनके जूनियर हों, कि वो हमें गुड मॉर्निंग का भी जवाब इतने अच्छे से देते हैं कि हमें लगता ही नहीं कि हम उनसे बहुत नीचे वाली पोजीशन पे। तो ये क्या कह रहा है कि छोटा सा उनका रिवॉर्ड करने का प्रोग्राम, मतलब ये उनकी आदत है, इतने अच्छे से हमको ग्रीट करते हैं कि हमें इनको छोड़ के जाने की इच्छा नहीं करती और हम यहाँ पे अपना समझ के क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ वैसे तो मैं एक प्रैक्टिस बता रहा था, ये रिवॉर्ड ओरिएंटेशन का मतलब तो क्या होता है, वो अवार्ड देने की जो सेरेमनीज होती है ना उसको अपन बोलते हैं रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। जैसे अभी आपकी पिकनिक होगी, जैसे थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाएगा तो अपन पिकनिक पे चलेंगे। तो पिकनिक लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा, पिकनिक में पूरी अवार्ड सेरेमनी होती है। हम ढूंढ के नमूनों को क्या देते हैं, अवार्ड देते हैं। नमूने ही तो होते हैं पढ़ने वाले कोई अच्छे होते हैं क्या? पढ़ने वाले बहुत अच्छे थे बेटा। ओके, रिस्क टेकिंग एक्सेट्रा, कि अगर आपको जॉब मिले गूगल में और एक जॉब मिले टेस्ला में तो कहाँ जाओगे? मैं तो जाऊँगा टेस्ला में। क्यों? क्योंकि रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी जो उनकी है वो गूगल की नहीं है। जितना रिस्क वो लोग लेते हैं उतना कोई नहीं लेते। तो ये आपके ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट है जो लोगों को आपके साथ काम करने के लिए क्या करती है, मोटिवेट करती है। If managers take positive measures regarding these aspects, it helps to develop better organizational climate. कितने रह गए? काफ़ी सारे हैं इसमें, बाकी अपन कल पढ़ेंगे। बाय टाटा, सी यू।